हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज जो हमारी क्लास होने वाली है, इससे पहले हमने जो क्लास की थी वो थी हमारी रंगाई एवं छपाई की। ठीक है, और आई थिंक आज ये जो हमारी क्लास होगी आई थिंक 20 या 21 नंबर की वीडियो होगी ये। तो मतलब कह सकते हैं टेक्सटाइल के बहुत सारे वीडियोस हमने आपको दे दिए हैं, लगभग सभी टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। कुछ टॉपिक रह गए हैं जो जल्द ही 4-5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और हम कुछ नया पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा भारत के परंपरागत वस्त्र, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। देखो, हमारा जो देश था जहाँ पर जो मतलब ये तो सच है कि सारे काम पहले हाथों से ही होते थे, चाहे कढ़ाई हो चाहे बुनाई हो, सारे काम हाथों से ही होते थे। लेकिन एक हमारे देश की जो कढ़ाइयाँ थीं, जो बुनाइयाँ थीं, ठीक है, उनकी अपनी मौलिकता थी। ठीक है, या फिर जो वस्त्र हुआ करते थे वो किसके ऐश्वर्यशाली संस्कृति के प्रतीक माने थे। तो पहले तो हेडिंग डाल लेना बहुत जरूरी यहाँ पर उपयोगी है, मतलब भारत के परंपरागत वस्त्र, परंपरागत वस्त्र की बात करेंगे। ओके, आगे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से परंपरागत वस्त्र होते हैं, जिससे हमारा समय भी कम बचेगा, क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा समय फालतू चीज़ों में नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या बताया, जो हमारा देश था काफ़ी विकसित था इन चीज़ों में, लेकिन जो मेहनत भी काफ़ी थी उस हिसाब से उत्पादन मतलब जो था मतलब जो उत्पादन किया जाता था उसमें बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन जो भी उत्पादन होता था वो कैसा होता था, अगर पूछा जाए उत्कृष्ट क्वालिटी का होता था। उत्कृष्ट क्या क्वालिटी का होता था? उत्कृष्ट क्वालिटी का उत्पादन होता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक सेकेंड, उत्कृष्ट क्वालिटी का उत्पादन होता था। साथ ही साथ जो वस्त्र होते थे, अगर वो पूछे जाएं कैसे होते थे, तो जो भी भारत के वस्त्र हमारे देश में बुने या बनाए जाते थे वो कैसे होते थे? ऐश्वर्यशाली संस्कृति के प्रतीक हुआ करते थे। ऐश्वर्यशाली संस्कृति के प्रतीक हुआ करते थे, के प्रतीक होते थे। ब्रिटिश जब आए हमारे देश में तो बहुत सारी कलाओं का उन्होंने क्या किया, कह सकते हैं मतलब एक तरीके से अपमानित करना, या क्योंकि उनका प्रभाव था देश पे, उनका प्रभुत्व था, उनकी वजह से बहुत सारी कलाएं हमारी लुप्त होने की कगार पर भी आ गई। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो गई। ठीक है, अंग्रेज चलेगा और सारी चीज़ें, संस्कृति हमारी मतलब अब और भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में उम्मीद है जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कुटीर उद्योगों में खैर गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो आने वाले समय में हो सकता है जो भी हमारी लुप्त हुई संस्कृतियाँ हैं कढ़ाई बुनाई से संबंधित, उनको भी आगे लाया जाएगा और काफ़ी सपोर्ट किया भी जा रहा है। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो अक्सर कोई ना कोई कभी कश्मीर की कढ़ाई को लेकर न्यूज़ भी निकलती है। ठीक है, आप देखते होगे। तो अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। ये छोटी मोटी बात थी जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल ये कढ़ाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं जो कि आप लोग पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको पता यहाँ पर चलते जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को थोड़ा अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए, कुछ वस्त्रों की बात कर लेते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं इसलिए मैं सीधे सीधे थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कैलिको कहाँ का है वस्त्र है, ठीक है, तो कैलिको कहाँ का है? कालीकट का है, कालीकट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सांदालिन कहाँ का है, सांदालिन कहाँ का है, तो सांदालिन सिंधु का है। ठीक है, सिंधु का है। ब्रोकेड बनारस का है, कहाँ का है? ब्रोकेड बनारस का है। ठीक है, बनारस का है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि मलमल कहाँ का है, तो ढाका का है। आप जानते हो सूती बनते हैं, सूती रेशों से बनता है मलमल। ओके, रेशम के समान दिखता है, लेकिन कहाँ का है? ढाका का है। तो ये मोटे तौर पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं ऐसे बता देती हूँ, और थोड़ा राइटिंग के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो हमारी जो राइटिंग है वो उंगली से लिखी जाती है, इस वजह से थोड़ी गलत आती है और चैनल के मुकाबले, क्योंकि वो लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं। ओके, तो बस राइटिंग को आपको एडजस्ट करना है, बकाया पढ़ाने का काम मेरा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पश्मीना की, थोड़ा सा यहाँ इधर लिख देती हूँ, 5 नंबर पश्मीना कहाँ की है। ठीक है, पश्मीना की बात करें, पश्मीना कसीदा कहाँ की है अगर पूछा जाता है। देखो, ये प्रश्न बनते हैं इसलिए बताना जरूरी है। तो पश्मीना कसीदा जो है कश्मीर की है, आप सभी जानते होंगे। ओके, कश्मीर की है। ओके, अली बाबा ने, आपने जानते हो, कसीदाकारी को शुरू किया था। ओके, अब बात आती है अगर पटोला, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इस पेज को आप लोग नोट कर चुके होंगे मुझे उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में, अगर आपसे पूछा जाए 6 नंबर पटोला कहाँ का है, ये मतलब एक बार आप लाइन से लिख लो जिससे शॉर्ट नोट हो जाएगा, फिर हम इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल्ड भी पढ़ेंगे। तो पटोला अगर आपसे पूछा जाए, पटोला जिसको हम बांधनी भी कहते हैं, ओके, बांधनी भी कहते हैं, बांधनी, टाई एंड डाई, बहुत सारे नाम हैं इसके, अभी आगे आपको और भी बताऊँगी मैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये कहाँ की है? गुजरात की है। ओके, गुजरात की है। आवे रवा, आवे रवा का मतलब क्या होता है? आव ए रवा। अच्छा, ये तो चलो अर्थ की बात करेंगे यहाँ पर। आवे रवा का मतलब पूछा जाए, पता होना चाहिए, प्रश्न बनता है बहता पानी। ओके, बहता पानी।
ओके, बहते हुए पानी के समान जो वस्त्र हमें लगता है उसको हम आविर हवा कहते हैं। नंबर 8 कि अगर हम बात करते हैं सबनम, सबनम मतलब सब जगह नमी है, तो क्या है, ओस की बूंद की समान। भाई ओस होती तो सब जगह नमी होती है ना, तो सबनम ओस की बूंद के समान वस्त्र को कहते हैं, ओस की बूंद के समान वस्त्र को। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, अच्छा ओस की बूंद के समान जो वस्त्र होता है सबनम, ओस के कण के समान, उसकी अगर वस्त्र की क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी शीतल होता है छूने में, और इसकी जो बुनाई होती है बहुत सूक्ष्म होती है, और इसका जो सौंदर्य काफ़ी अलौकिक प्रतीत होता है बस। ठीक है, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे बाई चांस ऐसे प्रश्न हालांकि बनते नहीं हमारे होम साइंस में, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। भाई होम साइंस से प्रश्न बनेंगे तो टॉपिक उठाया जा सकता है कहीं से कुछ भी। तो अगर पूछा जाए पहले के समय में हस्तकला कैसी होती थी, हस्तकला कैसी होती थी, तो हस्तकला ही होती थी, सारी एम्ब्रॉयडरी जो भी होती थी, तो जो ये वंशानुगत होती थी। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ओके, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी, और ख़ासतौर से राजा महाराजाओं के अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए जाते थे। जो गरीब तबके के लोग थे उनकी पहुंच नहीं थी उन वस्त्रों तक, सामान्य वस्त्र वो लोग पहनते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हाँ मुगल कालीन जब जब व्यवस्था आई तो उस समय इन लोगों ने, खैर हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी जो भी ट्रेडिशनल वस्त्र थे, मतलब जो भी कह सकते हैं ये कलाकृतियाँ थी, इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे तो भी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, जहांगीर वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया था, मतलब जो भी ये कलाएँ वगैरह थी, क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली इसको शिल्पकला वगैरह। ठीक है, कढ़ाई वढ़ाई का जो काम होता है उसको। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ढाका की मलमल से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 ढाका की मलमल की बात करेंगे। ढाका की मलमल, ढाका की मलमल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हर बार प्रश्न बनता है, बार बार प्रश्न बनता है। अच्छा, जो आपका मलमल शब्द है, ठीक है, मलमल शब्द ये पूछा जाता है कहाँ से आया। ठीक है, मलमल शब्द पूछा जाता है कहाँ से आया, तो ये मछलीपट्टनम से आया। ठीक है, मलमल शब्द पूछा जाए कहाँ से आया, शब्द शब्द कहाँ से आया, तो आप कहोगे कहाँ से आया, मछलीपट्टनम से आया। ठीक है, मछलीपट्टनम, ठीक है, पट्टनम से ये आया है। कभी कहीं कहीं मूसलीपट्टनम भी मिलता है, कहीं कहीं मछलीपट्टनम मिलता है। ठीक है, मछलीपट्टनम से ये आया है। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं, जो ये ढाका है ये कहाँ क्या है, मतलब ये एक जगह का नाम है, जैसे कि कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान, कहीं कहीं बांग्लादेश दिया हुआ है और कहीं कहीं पाकिस्तान दिया हुआ है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही माना जाता है। तो आप दोनों ही लिख लो, जो मिले आंसर पूछा जाए तो बता देना। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश, ओके, की राजधानी है। ठीक है, की राजधानी है। क्लियर हुआ। ओके, अगर वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इतनी कम सुविधाओं के साथ आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ही चैनल पर हम देखते हैं उस तरीके से ग्रो नहीं है जैसे कि और लोग सिर्फ आते हैं, रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फ्री में नहीं बताना चाहते हैं, हर चीज़ की फीस मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हो, हमारे चैनल को शेयर नहीं करते हो, बस यही मुझे ख़राब लगता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपनी बात पर। तो ये क्या है, आपकी राजधानी है ढाका, जो है क्या है, पूर्वी पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की राजधानी, मतलब वहाँ से ये विकसित हुई। ओके, ऐसे समझ सकते हो आप। ओके, अब इसमें एक परिभाषा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये प्रश्न कभी भी बन सकता है आपसे। डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, किसकी है, वॉटसन की डेफिनेशन है ये। ओके, क्या है डेफिनेशन, वॉटसन महोदय ने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे मेरा लिखना यहाँ पर इसके लिए आवश्यक है। तो वॉटसन की जो आपकी डेफिनेशन है, इन्होंने कहा है हम अपनी समस्त मशीनों, क्योंकि आप जानते हो विदेशों में जब तक ढाका से मलमल बनाई जाती थी उस समय तक बहुत सी मशीनें भी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा वॉटसन महोदय ने, हम अपनी समस्त मशीनों आश्चर्यजनक यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर आती नहीं इसलिए हटा दिया, हम अपनी समस्त मशीनों आश्चर्यजनक उपकरणों से इतना सूक्ष्म एवं बारीक वस्त्र नहीं बना सकते, वस्त्र नहीं, मतलब ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो उपकरण है, जो मशीनें हैं, मुझसे भी इतना अच्छा वस्त्र, इतना महीन बारीक बुना हुआ वस्त्र नहीं बना पाए, जैसे कि ढाका की बुनी हुई हवा। अब जितने भी ढाका की मलमल से संबंधित कपड़े हैं यहाँ पर सब आप डाल सकते हो, जिसके विषय में उन्होंने बोला है बुनी हुई हवा, जिसे हम बोबिन एयर भी कहते हैं,
आवे रवा। अब आपको ये वस्त्र याद रखने हैं, कौन कौन से वस्त्र जो हैं आपके ढाका की मलमल के हैं, ठीक है। बुनी हुई हवा, बुनी हुई हवा, आवे रवा, इसके बाद वफ्त हवा, ठीक है, वफ्त हवा, वफ्त हवा, ओके। अब यही तो फ़ोन की स्क्रीन में समस्या है, काम करो तो अब इसको पूरा इरेज ही करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करूँगी और कोशिश करती हूँ एक बार अगर आ जाता है तो फिर इसी पे सेट कर दूँ पूरी डेफिनेशन को, ठीक है। तो वक्त हवा, शबनम, शबनम भी आपको अभी बताया मैंने, उसकी बूंद के समान, ठीक है। शबनम, आदि वस्त्र की मलमल के विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये था जो हमारी मशीनें हैं इतनी विकसित हैं, उनसे भी हम इतना अच्छा कपड़ा नहीं बना पाए हैं जितना कि ढाका की मलमल ने में जो कि हाथ से होती है, हाथों से द्वारा ही की जाती थी, इन्होंने बनाया। अब इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि ढाका की मलमल किस मौसम में होती है, बारिश के मौसम में ढाका की मलमल तैयार होती है। क्यों? क्योंकि आर्द्र मौसम होता है उस समय, ठीक है, नमी होती है तो धागा कम टूटता है। तो ये चीज़ें कुछ याद रखना। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए मलमल का दमन किसके काल में हुआ, तो अंग्रेजों के काल में इसका दमन हुआ। बहुत सारी चीज़ें चलो लिखते हैं, ऐसे नहीं चीज़ें सही रहेंगी। अगर आपसे पूछा जाए ढाका के मलमल के विषय में तो जो अभी मैंने आपको लिखा है कि अगर आपसे पूछा जाए ढाका की मलमल के प्रकार, ठीक है, ढाका की मलमल के प्रकार आपसे कोई पूछे मलमल के प्रकार, तो अभी आपको जो मैंने लिखा है वही यहाँ पर लिख दीजिए। क्या क्या बताया हमने, बोबेनेर के विषय में बताया था, ठीक है, आबे हवा, वक्त हवा, शबनम, ये सारे क्या प्रकार हैं, आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 की बात करें कि मलमल खास क्या है, ठीक है, मलमल खास क्या है, मलमल खास, मलमल खास अगर आपसे पूछा जाए तो ये तानों की मलमल खास जो है ढाका का सबसे महीन, ठीक है, ढाका का सबसे महीन वस्त्र है, ठीक है, ढाका का सबसे महीन मलमल, ठीक है, महीन, ओके, जिसे हम कहते हैं मलमल खास। ढाका का सबसे महीन मलमल है ये, जिसे हम कहते हैं मलमल खास। कितनी होती है इसमें तानों की संख्या, क्योंकि तानों की संख्या ही निर्धारित करती है इसके वस्त्र की क्वालिटी को, ओके। तो तानों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, यहाँ पर तानों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती है मलमल खास में, हम मलमल खास की बात कर रहे हैं, ओके। मलमल खास में तानों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती है, तो आप कहोगे मलमल खास में जो तानों की संख्या होती है वो 1000 से लेकर, ठीक है, 1000 से लेकर 1800 तक, मतलब 1800 ताने तक होती है, ओके, तक, ओके, होती है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके विषय में कुछ किंवदंती है क्या, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं। नंबर 3 डाल देती हूँ मैं। क्या किंवदंती है? ये अंगूठी से निकल जाती है, ओके। इतना महीन वस्त्र है कि अंगूठी से निकल जाना आम बात है इसके लिए, निकल जाना। भाई अंगूठी से कौन सा कपड़ा निकल जाएगा, रूमाल निकालना ही मुश्किल होता है, तो अंगूठी से निकल जाना, ओके। दूसरा, माचिस की डिब्बी में समा जाना, ओके, माचिस की डब्बी में समा जाना। तो ये कुछ किंवदंतियाँ हैं इसके विषय में कि डब्बी में समा जाना कितनी महीन और कोमल होती है कि अंगूठी से आप निकाल सकते हो इसको, इसके थान के कपड़े को, और माचिस की डब्बी में समा जाना। और ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि ये हाथों से बनाई जा रही है, ये भी नहीं कि आपको ये मशीन से तैयार की जा रही है, ठीक है। तो ये इसके विषय में कुछ किंवदंतियाँ हैं। आगे हम बात करते हैं मलमल के विषय में। यहाँ पर अगर आपको कितना पॉइंट था हमारा, आई थिंक 5 नंबर, ओके, 5 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं क्या रहेगा हमारा, अगर 10 मीटर का कपड़ा है, ओके, 10 मीटर का थान तैयार करना है, ठीक है, तैयार करना है, तो कितना समय लगेगा इसमें, 5 महीने का समय लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है इसके लिए। तो ये कह सकते हैं इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, ठीक है। 10 मीटर का थान तैयार करने के लिए 5 महीने का समय, उसमें भी आप जानते हो कि ये बारिश में ही बुना जाता है, ओके। दूसरी अगर हम बात करते हैं, 6 नंबर और डाल लीजिए, पॉइंट में लिख लोगे तो याद जल्दी हो जाएगा। अगर 15 मीटर का कपड़ा है, सोचिएगा, समझिएगा, अगर ढाका की मलमल का 15 मीटर का कपड़ा है, ओके, 15 मीटर का कपड़ा, और अर्ज क्या है उसकी, अर्ज तथा अर्ज 1 मीटर, अर्ज 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो उसका वजन मात्र और मात्र तो है, तो उसका वजन मात्र कितना होगा, वजन मात्र कितना होगा पता है, 900 ग्राम होगा, ओके, 900 ग्राम मात्र वजन होगा। मतलब 15 मीटर का कपड़ा, समझ सकते हो इतना बड़ा कपड़ा है, ओके। और अर्ज कितनी सी है भाई, इतनी सी ये अर्ज है, आपको दिख ही रही है, ये इतनी सी अर्ज है इसकी, ओके। और कितना मात्र वजन इसका 900 ग्राम, ठीक है। तो मतलब काफ़ी
अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है ढाका का मलमल। कैसा होता है ये भाई, पूछा जाए कैसा होता है, बता देती हूँ, इसी में लिख दूँ ब्लॉक में, ये बस समझिएगा, ये कुछ मतलब कोई डिज़ाइन है, बस इसी में लिख देती हूँ मैं। ये कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, हल्का होता है, बारीक होता है, ठीक है, बारीक होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मलमल की मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, तो जो अभी ये 900 ग्राम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके वजन से ही तानों की संख्या के आधार पर ही इसके मूल्य का निर्धारण होगा। जितने हल्के वजन का आपका कपड़ा होगा, जितने हल्के वजन का कपड़ा होगा, उतना अच्छा इसका मूल्य आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो मूल्य का निर्धारण मलमल का पूछा जाए किस आधार पर होता है, तो वजन के आधार पर। लिख दूं भाई, क्या पता कौन सा प्रश्न बन जाए, है ना। तो लिख देती हूँ, नंबर 7 डाल लीजिए। मलमल के मूल्य का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण किससे होता है, तो वजन के आधार पर होता है, ठीक है, वजन के आधार पर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिन वस्त्रों का जितना कम वजन होता है उतने ही अधिक संख्या के इसमें क्या होता है, धागे प्रयोग होते हैं, कि ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना कम वजन होगा उतने ही लंबे धागों का यहाँ पर प्रयोग होता है और उतना ही अधिक यहाँ पर जो है मूल्य होगा। इसलिए ताने का और यहाँ पर वजन का नाम लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि ताने के मलमल के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो इसके वजन के आधार पर होता है। वजन इसका कैसे निर्धारित होता है, जितना लंबा ताने की संख्या होती है उतना अच्छा कपड़ा हल्के वजन का तैयार होता है और उतना अच्छा आपको धन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं मलमल की बुनाई की, तो अभी हमने बता दिया आपको कई बार, बुनाई जो होती है इसकी आर्द्र वातावरण, लिख लीजिए, अच्छा, बुनाई, मलमल की बुनाई, ठीक है, ये तो पता है मलमल की ही बात चल रही है, तो बुनाई डालते हैं हेडिंग, ठीक है, आर्द्र नम वातावरण में, ठीक है, वातावरण में इसकी बुनाई होती है, कह सकते हैं किसमें, वर्षा में होती है, वर्षा ऋतु में, क्लियर, वर्षा काल में, ओके, जहाँ जब ह्यूमिडिटी का मौसम होता है तब, ओके। जाड़े एवं गर्मी में क्या होता है, सूखे वातावरण कैसा होता है, सूखा होता है। अब गर्मियों का मौसम है तब भी थोड़ा सही रहता है, ओके, लेकिन ठंड में तो बिल्कुल ही सब चीज़ रूखी रूखी हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, धागे चटक कर टूट जाते हैं, जब खींचातानी होती है तो चटक कर यहाँ पर टूट जाते हैं, ओके। कुछ अगर की पॉइंट्स हैं, वैसे तो अब ये तो हिस्ट्री का विषय है, नहीं पूछा जाएगा, कि बांग्लादेश हम सभी जानते हैं भारत का हमारा हिस्सा था, ठीक है, पहले पाकिस्तान भी हम सब एक ही थे, लेकिन समय के साथ कुछ समस्याएं हुई, बंटवारा हो गया, वैसे ही भारत का और बांग्लादेश अलग हो गया, नहीं तो ये सब भारत के ही यहाँ पर हिस्से थे। और तो हम कह सकते हैं एक समय ऐसा था कि जो हमारी मलमल थी वो हमारे देश की भी थी, लेकिन अब क्योंकि भाई जब अलग हो गए हैं तो हम अपना नाम लेके क्यों किसी को परेशान करें, तो वो बांग्लादेश की हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ढाका की कुछ साड़ियाँ, भाई साड़ियाँ तो हमारे यहाँ पहनते हैं लोग, ओके। ढाका की साड़ियों की बात करते हैं, कि साड़ियाँ कौन कौन सी हैं ढाका की साड़ियाँ। तो यहाँ पर जो ढाके की साड़ियाँ होती हैं आप जानते हो, इसके नमूने जो होते हैं, पूछे जाएँ किससे बनते हैं, तो नमूने जो ढाका की साड़ी के बनते हैं, नमूने, साड़ियों के नमूने की बात कर रहे हैं, ओके। नमूने जो बनते हैं किससे बनते हैं, सोने चांदी, सोने चांदी, चांदी, सोने चांदी के तारों से कढ़े, ठीक है। और जो कढ़े होते हैं सो होते हैं और इन्हें कहते क्या है, जामदानी, ठीक है। तो ये क्या है, साड़ी हो गई आपकी जामदानी, ओके। तो ये हो गया, नमूने किससे बने हैं, आपके सोने चांदी के तारों से कढ़े हैं और इसे हम क्या कहते हैं, जामदानी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ओके। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें अगर फूल किस चीज़ के बनते हैं जो जामदानी में, तो भाई चंपा चमेली के इसमें फूल बनते हैं। हालांकि पता नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा ये प्रश्न कभी बनेगा, लेकिन नोट कर लो शॉर्ट में क्या जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तेरछा क्या है। तेरछा एक साड़ी होती है, तेरछा, तेरछा आपको नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तभी कर रही हूँ मैं। तेरछा, जब हम तिरछी धारियों के नमूने बनाते हैं, तिरछी लाइन की इस पर कढ़ाई करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, तिरछी लाइन की जब कढ़ाई करते हैं, तिरछी लाइन की कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, तेरछा साड़ी कहते हैं, ओके। पन्ना हजारे क्या है, पन्ना हजारे की बात कर लेते हैं, पन्ना हजारे साड़ी, पन्ना हजारे साड़ियाँ आपने सुना होगा कई बार। तो इसमें फलों के गुच्छे वाली डिज़ाइन बनाई जाती है, ठीक है, फलों के गुच्छे वाली डिज़ाइन, फलों के गुच्छे वाली डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, पन्ना हजारे कहते हैं। फलों के गुच्छे वाली जो साड़ी होती हैं उनको हम पन्ना हजारे कहते हैं, और इनको 1000 एम्ब्रॉयड्स के नाम से भी जानते हैं, क्या, लिख लीजिएगा, 1000 एम्ब्रॉयड्स के नाम से भी जानते हैं, 1000 एम्ब्रॉयड्स के नाम से भी इनको जानते हैं, के नाम से
जानते हैं, ठीक है, नाम से इनको हम जानते हैं। अब बात आती है कि फुलवार। ओके, फुलवार की बात कर लेते हैं। 6 नंबर, फुलवार भी एक साड़ी है। किसे कहेंगे फुलवार? जब छोटे छोटे फूल से साड़ी सुसज्जित होती है, छोटे छोटे फूल से साड़ी सुसज्जित होती है, छोटे छोटे फूल, तो हम इसको कहते हैं फुलवार। ओके, छोटे छोटे फूलों से सजी हुई साड़ी को हम फुलवार कहते हैं। एक पॉइंट इधर लिख लेती हूँ, 7 नंबर, 6 इधर हो गया। तोरदार, तोरदार की बात करें तो तोरदार में बड़े बड़े फूल की साड़ियों को तोरदार कहते हैं, ठीक है। फुलवार छोटे छोटे फूल, और जब हम कहते हैं तोरदार तो बड़े बड़े फूल वाली साड़ियों को हम क्या कहते हैं? तोरदार कहते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे भी समझ लो, हम लोग कभी बड़ा फूल देखते हैं तो मन करता है इसे तोड़ लें। ये छोटे छोटे फूलों को तो नहीं तोड़ते हैं ना, गुलाब का फूल बड़ा होता है, तो ऐसे तोड़दार, तोड़दार मतलब बड़े फूल हैं, ऐसे भी लगा सकते हो। फुलवार, फुलवार को ऐसे जैसे आप जानते हो छोटे छोटे जो फूल होते हैं वो ज़्यादातर फैले हुए अवस्था में होते हैं, झाड़ी टाइप के होते हैं, बहुत सारे फैले हुए होते हैं, तो फुलवार ऐसा लगता है कि कोई फैली हुई चीज़ है, ठीक है। तो उससे छोटे छोटे, अब छोटे छोटे फूल फैले हुए होते हैं। अब जैसे गुलाब है, गुलाब पे क्या होता है? एक एक फूल आता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ एक पेड़ पर एक फूल आता है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग दिखते हैं, ऐसे नहीं लगते कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। बहुत ही कोई अच्छी प्रजाति का कोई गुलाब हो, उसी में बहुत सारे फूल बिछते हैं, नहीं तो नॉर्मल फूल आते हैं एक पेड़ पे। ओके, लेकिन फुलवार एक ऐसा फील आ रहा है कि बहुत सारे फूल कहीं फैले हुए हैं, ठीक है। और तोड़दार मतलब बड़े फूल देखकर मन करता है तोड़ लो, तो तोड़ बड़े बड़े फूल। ओके, तो ऐसे भी आप चीज़ों को यहाँ पर याद कर सकते हो। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो चित्रण किया जाता था, ठीक है, या बॉर्डर जो होते थे, साड़ी के बॉर्डर कैसे बने होते थे, तो बॉर्डर की भी बात कर लेते हैं। तो पशु पक्षी की इस पर डिज़ाइन होती थी, किसकी? पशु पक्षी मतलब प्राकृतिक डिज़ाइन, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पशु पक्षी व मानव की आकृतियाँ जो बनती थी, ठीक है, उनसे मतलब उन्हें बनाया जाता था। और ये जो बुनकर थे इतने निपुण होते थे बुनकर इनके, जो ये बनाते थे कि ये उड़ती हुई चिड़िया को मतलब उड़ती हुई चिड़िया की डिज़ाइन बना सकते थे, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा इनकी गति तेज़ थी चित्रण की, ये कुछ भी मयूर है उसको उतार देते थे, कोई भी चीज़ चलती फिरती देखते थे उसका भी डिज़ाइन ये बना देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए साड़ियों पर सबसे ज़्यादा चित्रण किसका होता था, जैसे भी हमने साड़ियों की बात की, तो सबसे ज़्यादा चित्रण किस चीज़ का होता था? तो सबसे ज़्यादा होता था मयूर का, ठीक है, मयूरा मोर को कहते हैं, एवं हंस का होता था, ठीक है, स्वान का, पीकॉक एंड स्वान का होता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा चित्रण मयूरा एवं हंस का होता था साड़ियों पे। प्रश्न बन सकता है ये, ठीक है, सीधा सीधा है कि भाई मलमल की साड़ियों पर सबसे ज़्यादा चित्रण किस जीव का होता है, पक्षी का होता है, तो मयूरा एवं हंस का होता है, ठीक है। और ये चित्र किस पर आधारित होते थे? बस पौराणिक कथा या इस तरीके के प्रश्न नेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पौराणिक कथा, ठीक है, पर आधारित होते थे। पुरानी देवी देवता वगैरह, फूल पत्तियों का चित्रण इसमें होता था। ओके, और विश्व में सर्वोच्च स्थान था इन साड़ियों का, ये भी ध्यान रखिएगा। ढाका की मलमल का विश्व में सर्वोच्च स्थान था, ये भी लिख लीजिएगा। अब हम अपनी दूसरी एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, चंदेरी साड़ियों की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चंदेरी साड़ी नंबर 2 डाल लीजिए। चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की थी? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हो ये मुर्शिदाबाद के समीप, ठीक है, मुर्शिदाबाद के समीप, हेडिंग डाल लीजिए, मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर में ये निर्मित की जाती थी। किससे बनाई जाती थी? हथकरघे से बनाई जाती थी, हथकरघे से बनाई जाती हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बहुत देर लंबी क्लास हो जाएगी, आप अपने हिसाब से, अगर आप शॉर्ट नोट तैयार करते हो तो इस तरीके से लिख लो, बस आपको सेंटेंस पढ़ते समय याद आना चाहिए, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद के निकट क्या था? बालूचर था। बालूचर में ये साड़ियाँ बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? हथकरघे से, मतलब बालूचर में ये साड़ियाँ बनती थी। कहाँ आता था ये क्षेत्र? मुर्शिदाबाद में आता था। और हथकरघे से इस साड़ी का निर्माण यहाँ पर होता था। इसमें क्या होता था? आंचल को सजाया जाता था। किसको सजाया जाता था? आंचल, साड़ी के आंचल को सजाया जाता था, ठीक है। आंचल होती है, कुछ साड़ियों की विशेषता होती है कि बॉर्डर ज़्यादा कढ़ा हुआ होता है, किसी का मतलब जो पल्ला होता है वो ज़्यादा कढ़ा हुआ होता है, किसी का पूरी ही साड़ी कढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता था, किसी में बॉर्डर कढ़ा होता है और बीच बीच में बूटे बने हुए होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या थी? आंचल इसका अत्यंत सुंदर होता था और यहाँ पर बूटेदार डिजाइन भी बनाई जाती थी। तो इसलिए हम इसको बालूचर को क्या कहते थे? बूटेदार डिजाइन कहते थे, ठीक है। बालूचर की जो साड़ियाँ थी, बालूचर की यहाँ साड़ियाँ ही थी, तो वो कैसी कहलाती थी? बूटेदार कहलाती थी। ये भी याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए बालूचर की जो कढ़ाई थी उसको हम क्या कहते थे, तो हम इसको बूटेदार कहते थे, ओके, क्योंकि यहाँ पर बूटे बूटे से बनाए जाते थे। और मुगल काल का इसमें प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। पूछा जाए किसका प्रभाव दिखता था इस पे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। प्रभाव किसका दिखता था? मुगल काल का, क्योंकि मुगल काल ने कुछ भी किया हो, लेकिन ये चीज़ सही है कि इन लोगों ने हमारी कला और संस्कृति को काफ़ी, मतलब जो इस तरीके की संस्कृति थी कढ़ाई उढ़ाई वाली, इसको काफ़ी प्रमोट किया। और तो खैर इतिहास आप पढ़ सकते हो क्या किया, ठीक है। तो प्रभाव मुगल काल का यहाँ पर झलकता था। अगर पूछा जाए कि इन साड़ियों में किसका प्रभाव झलकता था, इस कढ़ाई में, इस डिजाइन में, इस बूटे में किसका प्रभाव परिलक्षित होता था, तो वो होता था किसका? मुगल कालीन। जो आप देखते हो ना इतिहास में, देखते हो अकबर लोग जो कपड़े पहनते थे, जो भी ये शहंशाह वगैरह होते थे जो कपड़े वस्त्र पहनते थे, तो उनकी अलग ही कढ़ाई के वस्त्र होते थे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो मुगल काल का यहाँ पर प्रभाव था, ठीक है।
ऐसे ब्रोकेट का मैंने आपको बताया बनारस, सूरत एवं अहमदाबाद भी ब्रोकेट के लिए जो था प्रसिद्ध था, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं मतलब जैसे अगर आपको प्रश्न में बनारस ना मिले, ब्रोकेट पूछा जाए ब्रोकेट का निर्माण कहाँ होता था और बनारस ना मिले, तो आप सूरत एवं अहमदाबाद भी लगा सकते हो क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है। ओके, अब हम ब्रोकेट की थोड़ी बात कर लेते हैं। ब्रोकेट की बात कर लेते हैं। ब्रोकेट कहाँ, अभी हमने क्या बताया आपको, ब्रोकेट का निर्माण कहाँ होता है, बनारस में होता है। क्लियर, बनारस ना मिले तो आप कहोगे सूरत में होता है, सूरत भी ना मिले आपको तो आप क्या कहोगे, अहमदाबाद में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद, संस्कृत, इंग्लिश एंड हिंदी। अहम संस्कृत, दा इंग्लिश और बाद हिंदी। ठीक है, तीन मतलब भाषाओं को इसने अपने में समेटा है। ओके, आगे हम बात करते हैं ब्रोकेड के विषय में। जो ब्रोकेड वस्त्र जो होते हैं उनके प्रकार की अगर हम बात करें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकार की बात कर लेते हैं, प्रकार। ठीक है, प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो नंबर वन क्या आ जाएगा, वक्त अथवा पाठथान, वक्त अथवा पाठथान। ओके, पाठथान, जो वक्त अथवा पाठथान होता है तो इससे क्या कौन से वस्त्र तैयार किए जाते हैं, अगर आपसे ये प्रश्न बने कि हम जो ये जो कह सकते हैं वक्त अथवा पाठथान है, इससे ब्रोकेट का कौन सा वस्त्र बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो अचकन। ठीक है, अचकन बनता था, अंगरखा बनता था, अंगरखे अंगोछे टाइप। ठीक है, अंगरखे। ओके, और अंगरखे के साथ साथ लहंगे भी इससे बनाए जाते थे क्योंकि आप जानते हो सोने चांदी की कढ़ाई होती है ब्रोकेड में, तो फिर लहंगे वहंगे तो बनने लाजमी ही है इसके। ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, लहंगे वगैरह भी निर्मित किए जाते थे। ओके, आगे अगर हम बात करें जो बनता था इसमें धागे कौन से होते थे, तो रंगीन सिल्क के धागों का प्रयोग होता था। रंगीन, ठीक है, अगर पूछा जाए वक्त पाठथान में किसका प्रयोग होता था, तो रंगीन सिल्क के धागों का प्रयोग होता था। रंगीन सिल्क के धागे मतलब किसके होते थे, सिल्क के होते थे, ये सिल्क के धागों का प्रयोग होता था, रेशमी धागों का प्रयोग इसमें होता था, धागों का प्रयोग होता था। इतना क्लियर हुआ। अगर हम बात करें जो पाठथान है, आपको यहाँ पर पाठथान लिखा हुआ ये दिख रहा है, पाठथान। ओके, जो ये पाठथान लिखा है, पाठथान को अगर ये पूछा जाए और क्या कहा जाता है तो पाठथान को वक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तभी तो इसको वक्त हवा लिखा है, वक्त लिखा हुआ है क्योंकि पाठथान का इधर से प्रश्न बन सकता है ना कि पाठथान को और क्या कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बाफ्ता जो लिखा है ना, वक्त या बाफ्ता, वक्त भी कहते हैं बाफ्ता भी कहते हैं, तो ये पाठथान का ही मतलब है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे प्रश्न नहीं बन सकता है क्योंकि बुक में दिया है तो लाइन उठाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको ऐसी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं प्रकार की। दूसरा है आपका आवे रवा। आवे रवा ब्रोकेट का प्रकार की बात कर रहे हैं, आव ए रवा। ओके, रवा है ये, खा नहीं रवा है ये, आव ए रवा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो अभी आपने ढाका की मलमल में भी तो यही चीज़ पढ़ी थी, आवे रवा पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ठीक है, उसी की तरह मतलब आवे रवा पढ़ा था, वही लगभग आवे रवा इसमें भी होता है। ओके, बहता पानी, फ्लोइंग वाटर। ओके, आवे रवा का शाब्दिक अर्थ होता है बहता पानी, फ्लोइंग वाटर। इसमें अभी हमने बताया वक्त अथवा पाठथान होता है और उसमें हमने वक्त ए हवा बताया। ठीक है, तो लगभग वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो कम ख्वाब की तरह अगर हम बात करें, इसमें भी एक वस्त्र है जिसको हम कहते हैं ब्रोकेट में आवे रवा। ठीक है, आवे रवा का मतलब क्या होता है, बहता पानी। ठीक है, बहता पानी इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखने में ये सुंदर लगता है और बहते हुए पानी जैसा यहाँ पर प्रभाव प्रतीत होता है, तो इसमें कोई नई चीज़ ज़्यादा मतलब खास कुछ नहीं बताने के लिए, जो होगा मैं बता दूंगी। ओके, सोने चांदी के यहाँ पर नमूने बनाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, कम ख्वाब। ठीक है, कम ख्वाब की अगर हम बात करते हैं, कम ख्वाब, तो कम ख्वाब का मतलब, कम ख्वाब को कभी कभी कीम ख्वाब भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कीम ख्वाब या फिर कम ख्वाब भी कहते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा होगा, ख्वाब से स्वप्न के समान सुंदर। ठीक है, या फिर सपनों से कम नहीं। ठीक है, स्वप्न के समान सुंदर, ये समान सुंदर इसका शाब्दिक अर्थ है, समान सुंदर या सपनों से कम नहीं, ये दोनों ही इसके अर्थ होते हैं, सपनों से कम नहीं। ओके, नॉट लेस द ड्रीम लाइक ब्यूटी, तो ये इसका मतलब है वही बात आ जाएगी, सुंदरता, आकर्षण, अलौकिकता, वैभवशीलता, ये सारे गुण इसमें इस वस्त्र से प्रतीत होते थे। क्यों भाई, सोने चांदी के तार लगे हैं जिसमें सोने चांदी से जिस वस्त्र की कढ़ाई हुई हो तो वह वैभवशाली नहीं दिखेगा, ये बताइए। ओके, तो बकाया इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और हम बात करते हैं चौथे नंबर की, इरेज कर देती हूँ। चौथा जो है आपका ब्रोकेट का वस्त्र, हिमरस तथा आमरस। हिमरस तथा आमरस, ये भी ब्रोकेट का है, आमरस। ओके, हिमरस तथा आमरस,
क्या है हिमरस तथा आमरस की अगर हम बात करें, ये जो वस्त्र था आपका कहाँ बनाया जाता था, औरंगाबाद, ठीक है। ये वस्त्र कहाँ बनता था, औरंगाबाद। जबकि आपको पता है हमने अभी क्या बताया था, सूरत में बनता है, आपका अहमदाबाद में बनता है और बनारस में बनता है ब्रोकेड। लेकिन ये भी तो ब्रोकेड का ही प्रकार है, लेकिन ये कहाँ पर बन रहा है आपका, औरंगाबाद, हैदराबाद में ये बनता था। ओके, हैदराबाद में निर्माण इसका होता था। ये भी हिमरस तथा आमरस जो है ब्रोकेट का ही प्रकार है, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, औरंगाबाद, हैदराबाद में बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछ गया तो पूछ लिया और ब्रोकेट समझ के आप गलत आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर विशेष तौर पर इसका निर्माण होता था। यहाँ इसमें होता क्या था, जो इसकी ज़मीन होती थी सूती धागे से ज़मीन, मतलब कह सकते हो ताना बाना जो होता था वो कैसा होता था, सूती, ताना बाना सूती होता था। सूती धागे की ज़मीन, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा ये सिल्क से बन रही थी, लेकिन यहाँ पर सूती धागे की ज़मीन होती ही थी। और जो बूटी में जो डिज़ाइन बनते थे रेशमी धागे से। ओके, डिज़ाइन जो बनते थे किससे बनते थे, डिज़ाइन रेशमी धागों से। अब इससे फ़ायदा क्या होता था, रेशमी धागों से बनते थे, फ़ायदा ये होता था, ज़मीन होती थी, कॉटन थोड़ा मोटा खुरदरा होता है तो वो मोटा खुरदरा होता था, और जो कढ़ाई होती थी वो रेशमी धागों की चिकनी मोटी मोटी महसूस होती थी जब उस पर कढ़ाई की जाती थी, तो ये सुंदर लगती थी, ठीक है। दो कपड़ों का, एक तो वानस्पतिक, दूसरा प्रोटीन रेशा है, ठीक है, प्राणिज रेशा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस था इसमें एक नया मतलब लुक प्रदान करता था। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। इसमें लंबे लंबे फ्लोर्स दिखाई देते थे, क्योंकि ताने लंबे लंबे पे सूती होते थे, सूती धागे होते थे, और ऊपर मोटी डिजाइन की रेशमी कढ़ाई होती थी। तो इससे क्या होता था, ये काफ़ी सुंदर प्रतीत होता था। ओके, और बकाया ब्रोकेड है तो सोने चांदी की भी डिजाइन होती होगी, तो ये बहुत सुंदर लगता था देखने में। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए हिम का अर्थ क्या होता है, तो हिम का अर्थ तो पता ही होना चाहिए, आप सभी जानते हो, ठंडी, मतलब बर्फ के समान। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ के समान ठंड, ठीक, बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का मतलब क्या हुआ, ठंड, ठीक है, ठंडी, ठीक है। तो जो ये वस्त्र कैसा होगा, क्योंकि सूती वस्त्र कैसा होगा, ठंडा होगा, है ना। तो आप इसको कैसे पहन सकते हो, अपनी गर्मी के मौसम में इसे पहन सकते हो, ठीक है। ठंडी गर्मी के मौसम में आप इसको बैरी कर सकते थे, मतलब ये ठंडा वस्त्र होता था। सॉरी, यहाँ पर जो ठंडी का मतलब है कि इन्हें ठंडे मौसम में इन वस्त्रों को पहना जाता था, मतलब इसके साथ हालांकि कॉटन के कपड़े तो हम लोग गर्मियों में पहनते हैं, लेकिन हो सकता है जो इसमें कढ़ाई हो रही है रेशम के धागों से, प्लस इसमें सोने चांदी के तार भी लगे, तो इस वजह से ये ठंडी में पहनने के लायक हो जाते होंगे। तो इसमें जो दिया है हम उसी पर जाएंगे, जो बुक में है वो सही है, हमारा दिमाग भी बुक के आगे फेल हो जाता है। हालांकि कॉटन के कपड़े हम लोग गर्मियों में ही पहनते हैं, और इसमें दिया है तो हम इसी हिसाब से जाएंगे। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं आपसे जो जो आमरस रह गया ना, हिमरस तथा आमरस, इसी में हमने आमरस नहीं बताया आपको। आमरस क्या होता है, आमरस हम किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था सूती पर रेशमी धागों की कढ़ाई, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केबल सिल्क, ठीक है, केबल सिल्क के धागों से जब तैयार होगा तो हम उसको आमरस कहेंगे। ओके, जब आमरस बनेगा तो केबल सिल्क के धागे का प्रयोग होगा, तब आपकी सतह कॉटन की नहीं रहेगी। ओके, तो उसको हम आमरस यहाँ पर मतलब कहते हैं। निर्माण आप जानते हो कहाँ पर होगा इसका, बनारस में, सूरत में, बनारस, सूरत और अहमदाबाद, जो अभी हमने बताया, मतलब क्योंकि फिर तो ये नॉर्मल ब्रोकेट हो जाएगा ना, नॉर्मल ब्रोकेट हो जाएगा तो सूरत, बनारस, अहमदाबाद, यहीं पर होता ही है नॉर्मल ब्रोकेट, तो ये इसका निर्माण यहाँ पर होगा। बिल्कुल जो नॉर्मल ब्रोकेट होता है उसको समझ सकते हो आप, आमरस कहते हैं, ऐसे समझ सकते हो। ओके, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, बकाया परिधान हमने बता दिए थे, इनके लहंगे, अचकन और ये सब बनते हैं, तो आगे इसमें ज़्यादा बात नहीं करनी। अब आगे हम बढ़ते हैं, नई एम्ब्रॉयडरी पढ़ते हैं एक। अब हम बात करते हैं पीताम्बर की जो साड़ियाँ होती हैं, ठीक है, पीताम्बर एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं। पीताम्बर, देखो कहाँ बनता है ये, पीताम्बर पैठणी वस्त्र होता है ये, ठीक है, और पैठण नामक स्थान पर बनता है। कहाँ पर, पैठण नामक स्थान पर बनता है, पैठण नामक स्थान पर, बनाया जाता है, जो कि कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है, बनाया जाता है। कहाँ है ये, हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद में। तो ये याद रखिएगा, कहाँ बनता है पीताम्बर, पैठण नामक स्थान पर बनता है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, पैठण, ये हैदराबाद में स्थित होता है। क्या होता है, इससे सुंदर साड़ियाँ और धोती बनती है। क्या क्या बनता है, सुंदर साड़ियाँ व धोती का निर्माण, ओके, निर्माण होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, जो निर्माण तो होता है धोती का, इसमें जो कपड़ा बनता है सोने और सोने के तारों से कढ़ा हुआ नमूने होते हैं, और जालीदार सिल्क का वस्त्र होता है, ठीक है। सोने के नमूने होते हैं, किसके नमूने होते हैं, सोने के नमूने होते हैं, ठीक है, सोने के तारों के नमूने तथा सोने के तारों के नमूने तथा जालीदार सिल्क का वस्त्र होता है। जालीदार सिल्क का वस्त्र ये होता है, सिल्क का वस्त्र होता है, ठीक है, सिल्क मतलब रेशम का ये वस्त्र होता है। ओके, अगर हम यहाँ पर आगे के क्रम में इसमें बात करते हैं, तो इसमें क्या होता था, जो आंचल होता था, आंचल जैसे कि बॉर्डर या आंचल, ठीक है। वैसे हालांकि आंचल जो होता है हमारे यहाँ पल्ले को कहा जाता है, और बॉर्डर जो होता है जो किनारी होता है, मान लो ये साड़ी है,
सॉरी हाँ ये साड़ी है, तो इसका मान लो इतना इतना जो पार्ट है अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इतना पार्ट छोड़ दें, और ये जो किनारा है, सॉरी ये किनारा है क्या, ये बॉर्डर कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, ये बॉर्डर कहलाएगा। जैसे कि ये जो मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये बॉर्डर कहलाएगा। तो हमारे यहाँ तो इसी को बॉर्डर कहा जाता है। और ये जो मान लो साड़ी में इतना हिस्सा अगर छोड़ दूँ, ठीक है, तो ये मान लो इतना हिस्सा पल्ला है इस साइड का, और ये पूरी क्या है, आपकी साड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग है बुक में कि पल्ले की बात कर रहे हैं या बॉर्डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे आँचल लिखा हुआ है, कहीं पर सीधे बॉर्डर लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर आँचल और बॉर्डर लिखा हुआ है। तो आप ऐसे मान सकते हो जो आपकी पीताम्बर की साड़ियाँ होती थी इसमें आँचल और बॉर्डर क्या होता था, अलग से बनाया जाता था, ठीक है। आँचल या बॉर्डर कुछ भी पूछा जाए, दोनों अलग अलग तरीके से दिए हैं। आँचल प्लस बॉर्डर लिख लो, ठीक है, प्लस बॉर्डर क्या करते थे, ये अलग से बनाते थे, बॉर्डर अलग से बनाते थे उनको काढ़ा बाढ़ा सोने के तारों से, ठीक है, और क्या किया, अलग बनाते थे और साड़ी में जोड़ देते थे, अलग से बनाते थे और साड़ी में क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो वो अलग होता था और साड़ी अलग होती थी, ठीक है, जिससे इनका अलग अपना डिज़ाइन आता था निकल के, ठीक है, जोड़ देते थे। बॉर्डर अलग से बनाते थे, साड़ी में जोड़ देते थे, ठीक है, साड़ी में जोड़ देते थे, ऐसे करके आप समझ सकते हो। नमूने ज़्यादातर पीले और नारंगी रंग के होते थे, ठीक है, नमूने कैसे होते थे, पीले एवं नारंगी रंग के नमूने होते थे। नमूने पीले एवं नारंगी रंग के होते थे। क्लियर हुआ, कैसे होते थे, पीले एवं नारंगी रंग के यहाँ पर नमूने होते थे, और बीच बीच में क्या बनाए जाते थे, फूल, गमले, हंस की आकृतियाँ यहाँ पर बनाई जाती थी। नमूने का जो ये रंग होता था पीला नारंगी, ये भी चटक रंग होता था, नॉर्मल वाला जो रंग होता है वो वाला रंग है, ये नहीं होता था। जो इस पर नमूने बनाए जाते थे वो किसके होते थे, मोर के शीश पर जो मेहराब बना हुआ होता है ना, उसके, मतलब मोर के साथ जो मोर के शीश पर मेहराब होता था उसका पूरा डिजाइन होता था, ठीक है, मोर के शीश पर मेहराब का नमूना, ठीक है, एक अलग ही चीज़ है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। और ये मतलब जो बिल्कुल अलग प्रश्न होते हैं जो हमने नॉर्मल ध्यान नहीं देते, वही कंपटीशन को टप कर देते हैं, ठीक है। तो ये नमूना इस पर बनता था, तब मोर के शीश पर मेहराब का नमूना, आप जानते हैं मोर का जो सिर होता है उस पर एक डिज़ाइन सी बनी हुई होती है, तो और पूरा मोर का चित्रण भी यहाँ पर होता था, ठीक है। तो ये होता था इसमें, और ये वस्त्र बहुत बहुमूल्य होते थे, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत लगती थी इनको तैयार करने पर। और जो पीताम्बर का प्रयोग होता था पुरुषों द्वारा जब किया जाता था तो वो धार्मिक पूजा के अवसरों पर किया जाता था, ये ध्यान रखिएगा, इसके विषय में इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आगे जो भी अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा पटोला की, ठीक है, पटोला की विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। आगे हम दूसरी वैसे ये हमारी 6 नंबर की आई थिंक होगी या 5 नंबर की वस्त्र होगा जो हम पढ़ रहे हैं, भारत के पारंपरिक वस्त्रों को ही तो पढ़ रहे हैं, तो उसका जो ये पॉइंट आई थिंक 6 होगा, ठीक है, और या तो फिर 5 नंबर का होगा, और बकाया हम जो रह जाएंगे वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पटोला कहाँ बनाया जाता था, गुजरात में बनाया जाता था, ये तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, गुजरात में बनाया जाता था। और जो गुजरात के अलावा बात की जाए तो ये मुंबई, सूरत, अहमदाबाद में भी बनाया जाता था, ठीक है, गुजरात के बाद मुंबई, सूरत, वही ब्रोकेट की तरह, बस मुंबई में नहीं बनता था ब्रोकेट, बकाया सूरत और अहमदाबाद में बनता था, तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है, अहमदाबाद में ये बनाया जाता था। आजकल जो उड़ीसा में जो साड़ियाँ बनती हैं वो भी पटोला के आधार पर ही बनती हैं, ठीक है, जिसको उड़ीसा में इक्कत कहा जाता है, ठीक है। उड़ीसा में जो साड़ियाँ बनती हैं आजकल उड़ीसा में बनने लगी हैं पटोला की साड़ियाँ, जिसको इक्कत कहते हैं ना, इक्कत जो है वो पटोला का ही रूपांतरित रूप है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं पटोला का ही एक प्रकार है, लेकिन उसको उड़ीसा में हम इक्कत कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर भाई बांध कर आप जानते हो, जैसे टाई एंड डाई का प्रोसेस होता है ना, सेम वही चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाई एंड डाई और बॉटिक ये प्रश्न इनसे बनते हैं, और इनको हम अलग ही पढ़ेंगे बिल्कुल, जिससे आप लोग पूरी वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो में पता है पूरी नहीं देखोगे आप लोग, तो 10 मिनट देखने वाले हो, और ये कंटेंट बहुत लास्ट जा रहा है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो देखेंगे, ठीक है। टाई एंड डाई, और जो देख रहा होगा वो मेरी बात भी सुन रहा होगा, बकाया तो निकल ही चुके होंगे, ठीक है। तो टाई एंड डाई की विधि जो होती थी पटोला पे अपनाई जाती थी, एक तरीके का टाई एंड डाई वाला प्रोसेस ही इस पर किया जाता था। आगे अगर हम बात करें, अगर इस पर कोई भी असावधानी हो जाती थी, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती थी, या तो ताना रंगा जाएगा या तो बाना रंगा जाएगा, तो इस वजह से इसमें ताने को गिना भी जाता था, ठीक है, गिन गिन के चीज़ें होती थी, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वस्त्र पूरा ही खराब हो सकता था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमागी काम भी इसमें किया जाता था, क्योंकि गिन गिन कर ये रंगाई होती थी, एक ही चीज़ रंगनी होती है ना, या तो ताना रंगना या बाना, तो जो चीज़ रंगोगे तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो पूरा वस्त्र यहाँ पर खराब हो जाएगा। ज़्यादातर नमूने अगर पूछे जाएँ, ठीक है, किसके बनते थे, तो आप जानते हो नर्तकी, जो नाचती हुई स्त्रियाँ होती हैं उनके नमूने। और अगर बात करें हम फूल, हाथी, ठीक है, हाथी हो गया, टोकरी हो गया, डायमंड शेप हो गया, ये डिज़ाइन यहाँ पर बनते थे, ठीक है, डायमंड शेप के डिज़ाइन यहाँ पर बनते थे। अगर आगे हम बात करें यहाँ पर धागे का क्रम याद रखना होता था, क्यों याद रखना होता था, क्योंकि
ताने बाने को बताया ना मैंने, ताना या बाना एक ही रंगा जाता है तो उसको गिन के। अच्छा, कहीं कहीं पुस्तक में ये दिया है जो उड़ीसा की इक्कत है उसमें या तो ताना रंगा जाता है या तो बाना रंगा जाता है। कहीं कहीं ये भी दिया है कि पटोला में भी ताना या बाना एक चीज़ रंगी जाती है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें रहता है। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कपड़ों के प्रकार की बात कर लें कि जो पटोला से जो वस्त्र बनते हैं वो क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फुलवारी, एक वस्त्र का नाम है फुलवारी। फुलवारी प्रकार भी कह सकते हो आप इनके। तो जहाँ पर आप जानते हो फूलों के गुच्छे वाले नमूने होंगे उन्हें फुलवारी कहा जाएगा। फूलों के गुच्छों के नमूने, फूलों के गुच्छे के नमूने, गुच्छे के नमूने। ठीक है, नमूने इतना क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा अगर हम बात करते हैं फूलों के गुच्छे के नमूने के अलावा, दूसरे की बात करते हैं हम यहाँ पर बाग कुंजर। बाग कुंजर क्या होता है? बाग कुंजर, तो आपको बाग से ही समझ में आ रहा होगा क्या होगा, जहाँ पर हाथी चीता मतलब बाघ वगैरह के नमूने बनाए जाएंगे। ठीक है, हाथी बाग चीता वाले नमूने बनाए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, बाग कुंजर उसको हम कहेंगे। ओके, मतलब आगे सेंटेंस आप पूरा बना लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नारी कुंजर का, नारी कुंजर भी होता है एक डिज़ाइन। नारी कुंजर किसे कहते हैं? नारी कुंजर। तो नारी कुंजर का वही बात होगी, नृत्य करती हुई स्त्रियाँ। ठीक है, नृत्य करती हुई स्त्रियाँ जो होती हैं, ओके, नृत्य करती हुई स्त्रियाँ, वो स्त्रियों के जब नमूने बनाए जाते हैं उससे तो हम नारी कुंजर कहते हैं। तो ये आपके कुछ प्रकार थे। आगे अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कलमदार की। कलमदार की बात कर लेते हैं। कलमदार क्या है? कलमदार, तो ये एक वस्त्र, ऐसा वस्त्र था। एक तो सबसे पहली बात इसे क्या कहते थे, इसका एक नाम है, और पालमपुरी कहते थे इसको। पालमपुरी, पालमपुरी कहते थे। पालमपुरी तो कहते थे, लेकिन इसकी एक विशेषता थी। क्या ये विशेषता थी? इसमें जो नमूने बनते थे, पौराणिक कथाओं से संबंधित नमूने बनते थे जो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म से संबंधित होते थे। हिंदू व इस्लाम धर्म से संबंधित पौराणिक नमूने बनते थे। ठीक है, पौराणिक नमूने बनते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कुछ हमारे आज भारत के परंपरागत वस्त्रों की हमने बात की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके विषय में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, बस एक इसकी विशेषता है, याद रखिएगा, हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों के जो मानने वाले थे इसको प्रयोग करते थे। तो ये इसकी विशेषता थी, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है। बकाया नॉर्मल इससे मुझे नहीं उम्मीद है, ना ही पूछा गया ज़्यादा प्रश्न इससे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दूसरी वीडियो आई थिंक टाई एंड डाई की ही होगी आपकी, नहीं तो एम्ब्रॉयडरी की होगी, कढ़ाइयों की होगी, मतलब आपको पढ़ाया सब जाएगा। कुछ दिन आप वेट करिए, धीरे धीरे आपका नील टॉपिक का कमेंट आ रहा है वो भी कराऊंगी, सब कुछ मिल जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस आप रखिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।